हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट सेशन जिसमें हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और ये इवन DSSB के लिए नहीं है, जितने भी TGT एग्जाम्स है सभी में आपको हेल्प करेंगे। बेसिकली ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बाकी DGT एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेट्स सी, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। कि किस टाइप का करंट जो है वो फ्लो करता है किसके थ्रू अ सर्किट। क्वेश्चन में पूछा है कि विच टाइप ऑफ करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्किट। तो आपको 4 ऑप्शन गिवन है। फर्स्ट है स्टैटिक करंट, कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड द लास्ट वन इज पोटेंशियल करंट। तो एज वी ऑल नो कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट जो फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट। इज दैट क्लियर? कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, इलेक्ट्रॉनिक करंट flow electronic current flow through a सर्किट। इज दैट क्लियर? कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ्लो करता है किसके थ्रू? सर्किट के थ्रू। क्योंकि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो आपका तीसरा ऑप्शन होगा इलेक्ट्रॉनिक करंट, दैट इज द करेक्ट आंसर। सो लेट्स सी कि जो इलेक्ट्रॉनिक करंट है वो फ्लो करता है किसके थ्रू अ सर्किट। जो कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है जी, जो कैरियर्स होते हैं, कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, वो कौन होते हैं? वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? कि कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वो कौन है? दैट इज इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कैरियर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दैट इज इलेक्ट्रॉन। So the current in a circuit is due to the flow of electron। जो करंट होता है सर्किट के अंदर वो किसके वजह से होता है? वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के वजह से होता है। इज दैट क्लियर? कि इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो थ्रू अ सर्किट, द कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आर इलेक्ट्रॉन। और जो करंट होता है इन अ सर्किट वो किसके वजह से होता है? वो होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देयरफॉर जो डायरेक्शन होती है कन्वेंशनल करंट की वो अपोजिट होती है टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो हमारा जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। की जो कोर होता है, कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो किससे मिलके बना होता है? इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज क्योंकि सॉफ्ट आयरन हैज, ठीक है जी, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर नर्म लोहे से बना होता है। क्योंकि नर्म लोहे में डैश होता है कि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, रिटेंटिविटी भी ज्यादा होती है। दूसरा ऑप्शन है उसकी डेंसिटी कम होती है बट रिटेंटिविटी जो है वो लार्ज होती है। तीसरा है ससेप्टेबिलिटी लार्ज होती है और रिटेंटिविटी स्मॉल होती है। तो यही ऑप्शन क्या होगा आपका सही आंसर? कि द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज लार्ज ससेप्टेबिलिटी एंड स्मॉल रिटेंटिविटी। सॉफ्ट आयरन हैज large susceptibility and small retentivity सो जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा, जो आपका सी ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। इज दैट क्लियर? कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव प्रकाश की तरंग प्रकृति को साबित करता है? कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन या फिर पोलराइजेशन। तो वो कौन सा है? दैट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन proves the wave nature of light। polarization prove the wave nature of light। तो फर्स्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनकरेक्ट। कॉम्पटन इफेक्ट, इनकरेक्ट। पेयर प्रोडक्शन, इनकरेक्ट। जो पोलराइजेशन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। कि पोलराइजेशन प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट। पोलराइजेशन proves the wave nature
ऑफ लाइट। अब पोलराइजेशन होता कब है? सो फर्स्ट इज पोलराइजेशन प्रूव द वेव नेचर ऑफ लाइट, एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट, polarization of light occur when light is reflected, when light is reflected, refracted and scattered. So आपका जो लास्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है द डुअल नेचर ऑफ लाइट एग्जिबिटेड बाय। ठीक है जी, कि प्रकाश की दोहरी प्रगति किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? डिफ्रैक्शन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दूसरा है डिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, या फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो डुअल नेचर होता है लाइट का, द डुअल नेचर ऑफ लाइट एग्जिबिटेड बाय डिफ्रैक्शन एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफ्रैक्शन एंड द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो आपका ए ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। और जो बात करें अगर लाइट की, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एज वी ऑल नो कि इट इज एन electromagnetic wave. Is that clear? It is an electromagnetic wave and light show dual nature. Light show dual nature, as we all know, that is wave and particle. ठीक है जी, जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करता है, तो दैट इज वेव एंड पार्टिकल्स। तो डुअल नेचर ऑफ लाइट एग्जिबिटेड बाय डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, डिफ्रैक्शन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू, कि जो स्काई है जो हमें ब्लू दिखता है वो किसके वजह से दिखता है? तो वो जो स्काई है जो अपीयर ब्लू, मतलब जो स्काई है वो ब्लू दिखता है, वो दिखता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से। किसके वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से। लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा यही क्या होगा सही आंसर, कि द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो बी ऑप्शन है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जो कि गलत है, TIR भी गलत है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट भी गलत है। तो स्काई अपीयर ब्लू किसके वजह से? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और कौन सा प्रोसेस? दैट इज रिले स्कैटरिंग। ठीक है जी, तो दस जो हमारा आसमान है वो नीला दिखाई देता है, जो ब्लू दिखता है वो किसके वजह से? रिले स्कैटरिंग की वजह से। व्हेन सनलाइट एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश करती है तो इट गेट स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शन बाय द गैसेस एंड पार्टिकल इन द एयर। इज दैट क्लियर? कि जब सूरज की रोशनी पृथ्वी के वातावरण में क्या करती है? प्रवेश करती है, तो यह हवा में मौजूद गैस है और जो भी पार्टिकल्स हैं और कणों द्वारा सभी दिशाओं में क्या हो जाती है? फैल जाती हैं। तो जब सनलाइट एंटर करती है, एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर, तो वो सारी डायरेक्शंस में फैल जाती है बाय द गैसेस एंड द पार्टिकल्स इन द एयर। सो ब्लू लाइट हैज अ शॉर्टर वेवलेंथ, की जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम होती है देन अदर कलर एंड इज स्कैटर्ड मोर वाइडली अक्रॉस द स्काई। कि जो ब्लू लाइट है उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा क्या है? कम है बाकी अदर कलर से, तो वो सारे आसमान में क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं, फैल जाती हैं, जिस वजह से जो स्काई है वो हमें कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी, किस तरह की एनर्जी जो है वो डिराइव होती है किससे? फ्रॉम हीटेड ग्राउंड वाटर, कि गर्म भूजल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वो होती है जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी? दैट इज जियोथर्मल एनर्जी। तो जो पहला ऑप्शन है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, दैट इज इनकरेक्ट। सोलर एनर्जी इनकरेक्ट। जियोथर्मल एनर्जी, तो जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। जो आपका सी ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो जियोथर्मल एनर्जी दैट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी। इज दैट क्लियर? जियोथर्मल एनर्जी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी जो ऑब्टेन होती है फ्रॉम हीटेड अंडरग्राउंड वाटर। कहां से ऑब्टेन होती है? फ्रॉम हीटेड अंडरग्राउंड वाटर, और इट इज प्रोड्यूस्ड बाय जियोथर्मल प्लांट यूजिंग हीट फ्रॉम डीप इनसाइड द अर्थ टू जनरेट स्टीम। आफ्टर दैट आपने दो मेजर सोर्सेज देखे होंगे एनर्जी के, एक होता है कन्वेंशनल और दूसरा होता है नॉन कन्वेंशनल। तो ये यहां से भी क्वेश्चन आते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो दैट इज कन्वेंशनल सोर्स
एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स। अब कन्वेंशनल सोर्स को भी हम दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, एक होता है कमर्शियल, दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। तो यहाँ से क्वेश्चंस भी आने के चांसेस होते हैं। तो कमर्शियल जैसे कॉल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी, और नॉन कमर्शियल जैसे फायरवुड, स्ट्रॉ, ड्राइड डंग, ये सब आते तो किस में है, कन्वेंशनल सोर्स में, बट कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल। अगर कमर्शियल और नॉन कमर्शियल मेंशन नहीं है तो ये सारे किस में आएंगे, ये आएंगे कन्वेंशनल सोर्स में। आफ्टर दैट नॉन कन्वेंशनल में बायो एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम, ठीक है जी, और अर्बन वेस्ट, ये सब किस में आते हैं, ये आते हैं नॉन कन्वेंशनल में। किस में, नॉन कन्वेंशनल में, ठीक है जी। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो ये डेराइव किससे होता है, ये होता है फ्रॉम द फॉलिंग वाटर। सोलर एनर्जी सोलर रेडिएशन से, और न्यूक्लियर एनर्जी किससे, न्यूक्लियर फिजन या फिर फ्यूजन ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच क्रॉप, कौन सी क्रॉप ऐसी है जो यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिससे इज नोन फॉर प्रोड्यूसिंग बायोडीजल। तो जेट्रोपा, कैंडलनट ट्री, कॉपर लीफ या फिर सर्फगंधा। तो एज वी ऑल नो जो जेट्रोपा क्रॉप है वो बिलोंग करती है टू द फैमिली ऑफ यूफॉर्बिएसी। किससे, यूफॉर्बिएसी फैमिली से बिलोंग करती है एंड इज नोन for producing बायोडीजल। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो क्रॉप बिलोंगिंग करती है टू द फैमिली यूफॉर्बिएसी और जिसे कहा जाता है दैट इज नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग बायोडीजल, दैट इज जेट्रोपा। जेट्रोपा एक ऐसा प्लांट है जिसकी सीड्स ऑयल कंटेन करती है और जिन्हें कन्वर्ट किया जाता है किस में, इनटू बायोडीजल्स में। ये रिन्यूएबल है और सस्टेनेबल फ्यूल सोर्स है। दिस क्रॉप इज पर्टिकुलरली वैल्यू, इस फसल की अलग अलग क्या है, विशेषता है, क्योंकि ये एरिड और सेमी एरिड रीजन में क्या करता है, ग्रो करता है, वेयर अदर क्रॉप माइट नॉट थ्राइव। इज दैट क्लियर कि इस फसल की विशेषता है कि ये सूखे और अर्ध सूखे क्षेत्रों में उग सकती है जहां अन्य फसलें शायद नहीं पनपती। ठीक है जी, तो ये क्या है, इसके एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स, कि इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। तो कॉल, वुड, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो बात करें किसकी, कॉल, नेक्स्ट इज पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कॉल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। तो ये तीनों क्या हैं, ये तीनों हैं फॉसिल फ्यूल। ये तीनों क्या हैं, तीनों हैं फॉसिल फ्यूल्स। तो जो नहीं है, तो वुड फॉसिल फ्यूल्स नहीं है, तो जो बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। और क्वेश्चन में पूछा था कि कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। लेट्स सी, तो बात कर लेते हैं जो फॉसिल फ्यूल्स है, एज वी ऑल नो, जो फॉर्म होते हैं किसके थ्रू, नेचुरल प्रोसेस के थ्रू। ये क्रिएट होते हैं बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, यानी कि विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है जी, डिकम्पोजिशन विदाउट ऑक्सीजन ऑफ बर्ड ऑर्गेनिज्म अंडर हीट एंड प्रेशर। फॉसिल फ्यूल्स कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये भी पूछा जाता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, तो वो ज्यादा मात्रा में कार्बन को कंटेन करते हैं। तो जो मेजर टाइप्स होते हैं फॉसिल फ्यूल्स के, तो उसमें कौन कौन आते हैं, जैसे कॉल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो यही क्या है, यही फॉसिल फ्यूल्स के मेजर टाइप्स हैं। ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है एंड मस्ट बी बर्न टू रिलीज देयर एनर्जी। बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स रिलीज गैसेस, जो बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स है वो कौन कौन सी गैस रिलीज करते हैं, तो जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। और दीज गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड पॉल्यूशन। और यही गैसेस जो है जो किस में कंट्रीब्यूट करती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड पॉल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं। और फॉसिल फ्यूल्स एज वी ऑल नो आर डिराइव्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिन्हें हम फॉसिल्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेंजर सीटिंग इन अ स्टेशनरी कार। ठीक है जी, एक्सपीरियंस अ जर, स्थिर कार में बैठे यात्रियों को एक झटके का अनुभव होता है जब कार अचानक शुरू होती है। तो दिस इज ड्यू टू, किस वजह से, कि पैसेंजर सीटिंग इन अ स्टेशनरी कार एक्सपीरियंस अ जर
व्हेन द कार सडनली स्टार्ट, तो दिस इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ टर्निंग की वजह से, या फिर इनर्शिया ऑफ एक्सेलरेशन की वजह से। तो व्हेन द कार स्टार्ट, द पीपल सिटिंग इन इट्स एक्सपीरियंस अ जर्क। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज व्हाइल द कार वाज स्टेशनरी, ठीक है जी, जब कार किस में है? वाज स्टेशनरी, तो जो पीपल हैं वो भी कैसे हैं? स्टेशनरी हैं, ठीक है जी। पैसेंजर सीटिंग इन स्टेशनरी यानी कि स्थिर है वो, ठीक है। जब कार भी क्या है? स्थिर है, तो पीपल भी क्या है? स्थिर है। तो दे वर हैविंग एन इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है जी। तो व्हेन द कार स्टार्ट, जैसी कार स्टार्ट होती है तो इनर्शिया ऑफ द कार चेंज फ्रॉम दैट ऑफ रेस्ट टू दैट ऑफ मोशन। किस में चेंज हो जाता है? रेस्ट से मोशन में चेंज हो जाता है, बट जो इनर्शिया होता है पीपल का स्टिल रिमेन दैट ऑफ रेस्ट, तो वो तो रेस्ट में ही है। तो इसका क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, जो आपका सेकेंड ऑप्शन होगा, ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if a body is moving in such a way that force acting on its uniform and perpendicular to the motion of the body, then, ठीक है, यदि कोई पिंड इस तरह से गति कर रहा है कि उस पर लगने वाला बल एक समान और शरीर की गति के लंबवत है, तो ओनली स्पीड विल चेंज, कि जो स्पीड है सिर्फ वो चेंज होगी। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी विल चेंज, कि बॉडी की स्पीड और डायरेक्शन दोनों चेंज होगी। जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज, कि बॉडी की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम ही रहेगी बट डायरेक्शन बदल जाएगी। तो ये क्वेश्चन आपका है होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ स्टोन इनिशियली एट रेस्ट इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट 80 मीटर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अ फाइनल वेलोसिटी एज इट हिट द ग्राउंड? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन में कहा है कि एक पत्थर को प्रारंभ में 80 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो जमीन से टकराने पर अंतिम वेग का मान क्या होगा? ठीक है जी, तो इसमें हाइट गिवन है, हाइट दैट इज 80 मीटर, ठीक है जी, हाइट दैट इज 80 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी दैट इज, एज वी ऑल नो, वो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एज वी ऑल नो, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है जी, 2gs। इज दैट क्लियर? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन? v स्क्वायर इज इक्वल्स टू दैट इज 0 स्क्वायर 0 प्लस 2 इंटू दैट इज 80, ठीक है जी, सॉरी 2 इंटू, एक सेकेंड, सॉरी, हाँ, दैट इज 2 इंटू 10 और इंटू 80, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन आई थिंक आपको नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सी ही कैलकुलेशन है। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू 800। इज दैट क्लियर? यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो आफ्टर दैट ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 18 टू जस्ट 16 दैट इज 1600, और ये हो जाएगा v इज इक्वल्स टू 40 मीटर पर सेकेंड। एक बार कैलकुलेशन चेक कीजिएगा। अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? सही आंसर। एक बार आप भी कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा। वैसे आपका जो आंसर है दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेटलेसनेस इज एक्सपीरियंस इज, ठीक है जी, कि भारहीनता का अनुभव किसमें होता है? तो पहला ऑप्शन है आउटर स्पेस। तो एज वी ऑल नो कि आउटर स्पेस में जो ग्रेविटी होती है वो नेग्लिजिबल होती है। इट मींस जो वेटलेसनेस एक्सपीरियंस होगा वो कहाँ होगा? वो होगा आउटर सरफेस में। तो अकॉर्डिंग टू दिस जो आपका पहला ऑप्शन होगा यही क्या होगा? सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 is which of the following will not react with hydroxyl ion by nucleophilic attack? इनमें से कौन सा है जो will not react with, जो हाइड्रोक्सिल आयन से रिएक्ट नहीं करेगा? तो पहला है मिथाइल एसीटेट, डाइथाइल ईथर, एसिटामाइड और एसिटोनाइट्राइल। सो एज वी ऑल नो कि जो मिथाइल एसीटेट है, एसिटामाइड और एसिटोनाइट्राइल है, इन सबके पास क्या है? अनसेचुरेटेड। ये सारे क्या हैं? ये हैं अनसेचुरेटेड। बट अगर मैं बात करूं डाइथाइल ईथर की, CH3O CH3, ये क्या है? दैट इज डाई इथाइल ईथर, और ये कैसा है? दैट इज अ सेचुरेटेड। तो लेट्स सी, तो एसिटामाइड, एसिटोनाइट्राइल और मिथाइल एसीटेट ये क्या कंटेन करते हैं? ये अनसेचुरेटेड कार्बन एटम कंटेन करते हैं, जिससे विच कैन इजिली अटैक बाय अ न्यूक्लियोफाइल जैसे हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है जी।
जी। ऑल्सो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन विच ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑन विच न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक, तो इसमें भी न्यूक्लियोफाइल क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है। बट इन डाई इथाइल ईथर, किसकी बात हो रही है, इन डाई इथाइल ईथर जितने भी कार्बन एटम हैं वो सब कैसे हैं, वो सारे सेचुरेटेड हैं, कैसे हैं, सेचुरेटेड हैं, तो जिसकी वजह से इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक पॉसिबल नहीं है, तो जो आपका बी ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डिस्प्लेस हाइड्रोजन दैट इज नॉन मेटल फ्रॉम एसिड, कि इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल जो डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को फ्रॉम एसिड से, जिंक, कॉपर, Ag, Hg। तो एज वी ऑल नो की बात करूं अगर मैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, ये सारे क्या हैं, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो ये तो डिस्प्लेस नहीं करेंगे। बट जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से, तो वो क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो इनमें से कौन सा मेटल ऐसा है, तो जिंक मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, तो जो आपका ए ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सल्फाइड ओर्स, जो सल्फाइड ओर हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर, तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रोस्टिंग, क्या कहते हैं, रोस्टिंग कहते हैं। तो जो आपका पहला ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, की कौन सा नॉन मेटल, जो मोस्ट अबंडेंट नॉन मेटल है जो कहाँ पाया जाता है, जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो एज वी ऑल नो कि जो ऑक्सीजन है, जो ऑक्सीजन है वो ऐसा नॉन मेटल है, वो ऐसा नॉन मेटल है जो कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट, जो कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। तो पहला है कार्बन, इनकरेक्ट, नाइट्रोजन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन इनकरेक्ट, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड फॉर द आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट, कि फलों की कृत्रिम पकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, एसिटाइलिन, प्रोपेन, मीथेन या फिर इथेन। तो एज वी ऑल नो कि एसिटाइलिन को किस लिए यूज किया जाता है, तो एसिटाइलिन is used for the artificial ripening of fruits। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ये क्या होगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी, की बायोगैस और सीएनजी का मेन कंपोनेंट क्या है, बायोगैस एंड सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो मेन कंपोनेंट होता है दैट इज मीथेन। तो लेट्स सी, प्रोपेन इनकरेक्ट, हाइड्रोजन सल्फाइड इनकरेक्ट, मीथेन दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है एज वी ऑल नो ये क्या होता है, C6H12O6, जो हमने कार्बोहाइड्रेट्स में पढ़ा भी था और हमने इन डिटेल उसको स्टडी भी किया था, बायोमोलिक्यूल्स। आई होप आपने वो क्लास देखी होगी, नहीं देखी तो आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इन डिटेल्स और पढ़ना है तो उसके लिए हमने बैच स्टार्ट किया है जो आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं एज वी ऑल नो, जिसकी कॉस्ट भी बहुत मिनिमम है और जो ऑफर है आपका वो भी लिमिटेड टाइम तक ही है। तो आप जाइए एक बार गो थ्रू करिए बैच को, और लेना है तो आप ले सकते हैं, जो आपको एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा, इवन आपको सभी टीजीटी एग्जाम्स में वो हेल्प करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं, केमिकल फॉर्मूला क्या है ग्लूकोज का, तो दैट इज C6H12O6। एज वी ऑल नो ग्लूकोज क्या है, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। तो लेट्स सी, फर्स्ट ऑप्शन है C12H22O11 गलत, C6H10O5 गलत, C6H12O6 दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, दैट इज द करेक्ट आंसर C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर है, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है दैट इज सिल्क। सिल्क जो है ये क्या है, दैट इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर, और जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क स्टार्टेड इन कहाँ, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क स्टार्टेड इन, तो वो कहां था, प्रोडक्शन ऑफ सिल्क स्टार्टेड इन दैट इज चाइना। ठीक है जी, दैट इज चाइना। इज दैट क्लियर? सो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर
of silk in the world is China. ठीक है, दैट इज चाइना। तो पहला है कॉटन, इनकरेक्ट, जूट इनकरेक्ट, सिल्क दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीपेस्ट माइन इन एशिया, इस पूछा है कि डीपेस्ट माइन एशिया की सबसे गहरी खदान है, ठीक है, तो वो है कोलर गोल्ड माइन, जो आपका बी ऑप्शन होगा, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टैडपोल डेवलप इनटू एन अडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ, कि जो एक टैडपोल है वो डेवलप हो जाता है किसमें, इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो जो आपका ए ऑप्शन होगा, ये क्या होगा, सही आंसर। तो मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल क्या है, प्रोसेस है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू विच एन एनिमल फिजिकली डेवलप फ्रॉम बर्थ और हैचिंग। इट इन्वॉल्व अ कॉन्स्पीशियस एंड रिलेटिवली, मतलब एनिमल्स बॉडी में क्या होते हैं, बहुत सारे उनकी बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, किसके थ्रू, सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन के थ्रू। और मेटामॉर्फोसिस का सिंपल वर्ड अगर मैं बताऊं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन, एज वी ऑल नो फर्टिलाइजेशन दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो फर्टिलाइजेशन को इंसेमिनेशन भी कहते हैं, पॉलिनेशन भी कहते हैं, सिनगेमी भी कहते हैं। और ये क्या होता है, फ्यूजन ऑफ गैमेट टू इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग। आफ्टर दैट बडिंग एज वी ऑल नो दैट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, नया ऑर्गेनिज्म जो होता है वो डेवलप होता है फ्रॉम द आउट ग्रोथ ड्यू टू सेल डिवीजन एट वन पर्टिकुलर साइट। और बर्ड इज अ स्मॉल बल्ब लाइक प्रोजेक्शन, जो कहां से आता है, कमिंग आउट फ्रॉम द ईस्ट सेल। और रिप्रोडक्शन एज वी ऑल नो दैट इज असेक्सुअल। द न्यूअली फॉर्म ऑर्गेनिज्म इज अ क्लोन एंड एक्सेप्टिंग म्यूटेशन इज जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। वो क्या होते हैं, पेरेंट्स के जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। बट बात करें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है, हम जेनेटिकली अपने पेरेंट्स के सिमिलर नहीं होते हैं, एग्जैक्ट कॉपीज तो हम नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। क्लोनिंग एज वी ऑल नो इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग इंडिविजुअल जो एक जैसे हो, वर्चुअली आइडेंटिकल डीएनए आइदर आर्टिफिशियली और नेचुरली। और इसे किसने दिया था, इट इज कॉइन्ड बाय हर्बर्ट जे वेबर और इट्स application in biotechnology is very prevalent. Next is name the organ where the embryo develop. इजी क्वेश्चन है कि उस ऑर्गन का नाम बताना है जहां एम्ब्रियो डेवलप होता है, तो दैट इज यूट्रस। यूरेटर गलत, फेलोपियन ट्यूब जहां पर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो फेलोपियन ट्यूब, तो ये भी गलत, ठीक है। यूट्रस दैट इज द करेक्ट आंसर। तो लेट्स सी, यूरेटर एक ट्यूब होती है इन द ह्यूमन बॉडी जो यूरिन को कैरी करती है, दैट टेरिन यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर। फेलोपियन ट्यूब, जाइगोट कहाँ फॉर्म होता है, इन फेलोपियन ट्यूब। यूट्रस को वॉर्म भी कहा जाता है, जो जाइगोट है वो ट्रैवल करता है टू यूट्रस और वहां पे एम्ब्रियो और फीटस का फॉर्मेशन होता है। सर्विक्स एक नैरो ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है, दैट कनेक्ट वेजाइना टू यूट्रस। नेक्स्ट आता है विच हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम द टेस्टिस, की कौन सा हार्मोन ऐसा है जो कहां से रिलीज होता है, टेस्टिस से, तो वो है टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन इनकरेक्ट, एड्रेनालाइन इनकरेक्ट, इंसुलिन इनकरेक्ट, टेस्टोस्टेरोन क्या होगा, सही आंसर। लेट्स सी, तो जो हार्मोन रिलीज होता है टेस्टिस से वो कौन सा है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन एज वी ऑल नो दैट इज मेल सेक्स हार्मोन। थायरोक्सिन जो किसमें हेल्प करता है, मेंटेनिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म, और दैट इज ग्लैंड थायराइड। इंसुलिन it help in regulating sugar level in the body, pancreas. Adrenaline as we all know ये heart rate, blood pressure को क्या करता है, बढ़ा देता है during emergency situation, और कौन सी ग्लैंड से, adrenal gland से। After that question number 25 and last question है the light sensitive cell जो present होती है on retina and is sensitive to the intensity of light is, ठीक है। तो cones, rods, both rods and cones, none of these, तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क में है, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।